हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं परिणाम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, और ये कॉन्सेप्ट में कई स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एंड लिंकिंग वर्ब, इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझिए। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मैं इसे एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, was, were, has, have, had, है ना, will, shall, can, could, would, should, may, might, ought to, ये सभी क्या है? ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, क्या जानते होंगे इनके बारे में? आप सभी जानते होंगे इनके बारे में कि इनको हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो इनके बाद एक दूसरा वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है ना, या फिर मैं लिखूँ राम हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क, या फिर मैं लिखूँ कविता वॉज प्लेइंग, या फिर लिखा जाए शी हैड reached the station before the train started, या फिर he can help you। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे इज़ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से तमाम सेंटेंसेस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये 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 क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो प्लेइंग है, ठीक है ना, ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग यहाँ पर, ये क्या है? ये है मेन वर्ब। ये जो कंप्लीटेड है, ये क्या है? ये है मेन वर्ब। ये जो प्लेइंग है यहाँ पर, ये क्या है? मेन वर्ब है। ये जो रीच्ड है, ये क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। ये जो हेल्प है यहाँ पर, ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो आप सभी इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये उनके बाद जो वर्ब्स लिखे गए हैं सभी क्या है? मेन वर्ब्स हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात, लेकिन अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। ये आप पहले से जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है कुछ दूसरे एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूँ कि
अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड लिखूं, या फिर मैं लिखूं कि शी इज मिस कविता, शी इज मिस कविता, या फिर ये लिखा जाए क्या दे आर फाइन, या फिर लिखा जाए शी became angry, she became angry, या फिर मैं लिखूं क्या my English gets better, my English gets better, या इस तरह के तमाम एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा बताइए थोड़ा। आप में से कई बच्चे कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है? यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बिकेम क्या है? तो आप कहेंगे कि बिकेम क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है ना, आप क्या कहेंगे कि बिकेम जो है ये मेन वर्ब है। उसी तरीके से इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है लास्ट वाले, माय इंग्लिश गेट्स बेटर, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, आप में से कई बच्चे ये कहेंगे कि यहाँ पर ये गेट्स क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से तो हमने समझ लिया काफ़ी कुछ। आप सभी यहाँ पर पिछले स्लाइड में यहाँ पर आपने देखा कि इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है। इसी तरीके से सारे एग्जांपल्स में, और इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले स्लाइड में भी आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि इज़ जो है या आर जो है या इस तरह के जो भी वर्ब है यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और बिकेम और गेट क्या है? मेन वर्ब है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो इज एम आर लिखा हुआ है या फिर ये जो बिकेम या गेट्स लिखा हुआ है, ये ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही ये मेन वर्ब है। दे आर नाइदर हेल्पिंग वर्ब नॉर मेन वर्ब्स। देन व्हाट आर दे? वे क्या हैं? वे हैं लिंकिंग वर्ब्स। क्या है वो? लिंकिंग वर्ब्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है यहां पर? सॉरी, इज यहां पर क्या है? इज लिंकिंग वर्ब। इज लिंकिंग वर्ब। आर इज अ लिंकिंग वर्ब। बिकेम क्या है यहां पर? बिकेम क्या है यहां पर भाई? बिकेम क्या है यहां पर? बोलो। बिकेम मेन वर्ब है? नहीं, बिकेम मेन वर्ब नहीं है। इट इज अ लिंकिंग वर्ब। गेट्स भी उसी तरह से यहां पर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। समझ गए मेरी बात को? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो अब आइए समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब होते क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले आइए हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसका डेफिनेशन आप सभी सोच कर बताइए इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए। ठीक है, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को सोच कर बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। शाबाश। नहीं समझ में आया? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ फिर। आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा क्या आ रहा है? एक मेन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? एक मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स आर a kind of auxiliary verbs which help or assist the main verb, which help or assist the main verb, ठीक है ना,
जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं किस काम में? दे हेल्प मेन वर्ब और असिस्ट मेन वर्ब, ठीक है ना? किस काम में? किस काम में असिस्ट करेंगे? देखकर बताइए यहां पर, फिर से सॉरी, इस स्लाइड में देखकर बताइए किस काम में असिस्ट करेंगे। यहां पर ये जो है इस वर्ब को असिस्ट कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन ये किस काम में असिस्ट कर रहा है? अगर मैं यहां से इज हटा दूं और अगर मैं ये लिखने की कोशिश करूं ही प्लेइंग, इज इट पॉसिबल? सोचिए, इज इट पॉसिबल? ही प्लेइंग मैं लिख सकता हूं क्या? शाबाश, नहीं लिख सकता हूं, है ना? नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं ही इज प्लेइंग से ही प्लेइंग हटा दूं तो मैं जो है नहीं लिख सकता हूं वहां पर। तो क्या समझे आप इससे? इससे हम ये समझ रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल यहां पर और भी लिख दूं, जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं राम हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, अगर मैं यहां पे लिख दूं राम कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? आपके सामने है ना यहां पर ही इज प्लेइंग, इज हटा दिया मैंने, ही प्लेइंग लिख दिया, क्या ये सही होगा? नहीं, ये पूरी तरह से गलत होगा। उसी तरीके से जब मैं लिखा हूं राम हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब मैं लिखता हूं राम कंप्लीटेड हिज टास्क, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सेम नहीं है। ये कोई और टेंस है, ये कोई और टेंस है। और अगर यहां से इज हटा दूंगा तो ये प्लेइंग नहीं लिखा जा सकता। क्या लिखा जाना चाहिए था फिर? ये लिखा जाना चाहिए था ही प्लेज। क्या लिखा जाना चाहिए था? ही प्लेज। समझे अब आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? नहीं समझे? ओके, तो समझिए यहां पर मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं कोई पर्टिकुलर टेंस बताने में, कोई पर्टिकुलर टेंस बताने में। इज यहां पर लग गया, इसमें आईएनजी लग गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हैज यहां पर लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैज यहां से हटा दिया तो कौन सा टेंस हो गया? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसी तरीके से यहां पर वाज लग गया, आईएनजी लग गया तो वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। हैड लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना? तो हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक है, हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आर काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स विच हेल्प और असिस्ट द मेन वर्ब। किस चीज में? शोइंग टाइम। शोइंग टाइम क्या दिखाने के लिए? टाइम दिखाने के लिए भाई, ठीक है ना? टाइम। समझ गए मेरी बात को कि किस टाइम का है वो? प्रेजेंट टाइम का है या पास्ट टाइम का? या इसको मैं और बेहतर तरीके से स्टेट ऑफ टाइम लिख सकता हूं, ठीक है ना? शोइंग स्टेट ऑफ टाइम, स्टेट ऑफ टाइम। इट्स बेटर टू राइट स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है ना? क्या दिखाने का? स्टेट ऑफ टाइम दिखाने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो भी मैंने हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट लिखी हुई है, ये जो शुरू के फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ठीक है ना, ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाते हैं स्टेट ऑफ टाइम, स्टेट ऑफ टाइम। और ये जो लास्ट के 2 लाइन में मैंने लिखा हुआ है, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, या कैपेबिलिटी, ऐसे तमाम चीज़ें। इनको क्या बोला जाता है? मॉडल्स बोला जाता है। तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के एक प्रकार है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के एक प्रकार है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के एक प्रकार है। मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब में ही आते हैं। तो मॉडल्स भी बेसिकली हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। क्यों हेल्पिंग वर्ब होते हैं? आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में, ही कैन हेल्प यू। आप यहाँ पे कैन हटाकर कोई मॉडल लगा, ही कुड हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, ही मस्ट हेल्प यू, ही शुड हेल्प यू।
सो यहाँ पर चाहे कैन लगाइए, चाहे इसमें इसकी जगह पर कोई मॉडल लगाइए, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। ये इस वर्ब की हेल्प कर रहा है ना, ये इस वर्ब की हेल्प कर रहा है ना, कि कुछ और कर रहा है? इट इज असिस्टिंग दिस वर्ब, सो दैट्स व्हाई इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। Got my point, everybody? So a helping verb helps a main verb to acquire or to show state of time, जिसको हम क्या बोलते हैं tense, और if there is model that is also a kind of helping verb which shows probability, possibility और capacity। समझ गए मेरी बात को? तो ये सारी चीजें हो गई helping verb में। लेकिन क्या helping verb बस यही करता है? There are many other things that helping verb does, ठीक है ना? और क्या क्या करता है, ठीक है ना? अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? देखिए, तो इसको हम अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों में वो असिस्ट करता है, किन किन चीज़ों में वो असिस्ट करता है, ठीक है ना? तो इसको पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट ये हो गया टू शो स्टेट ऑफ टाइम। स्टेट ऑफ टाइम अभी आप समझ गए होंगे। स्टेट ऑफ टाइम से मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा क्या, ही इज प्लेइंग मैं लिख रहा हूँ, तो इज आने की वजह से क्या हो गया, ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ टाइम, प्रेजेंट स्टेट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना? लेकिन अगर यही दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख दूं क्या, इज हटाकर मैं क्या लिख दूं, वॉज, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वॉज आ गया, तो वॉज क्या हो गया, ये हो गया पास्ट स्टेट ऑफ टाइम, पास्ट स्टेट, सॉरी, ओहो, पास्ट स्टेट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? क्या बोलेंगे भाई? पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो टू शो स्टेट ऑफ टाइम, इस तरह से कुछ भी आप रख दो यहां पर, ठीक है? हैज हैव लगा दूंगा, हैड लगा दूंगा तो परफेक्ट हो गया, ठीक है? हटा दूंगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा या सिंपल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? टू मेक नेगेटिव्स, नेगेटिव बनाने में कैसे भाई? जैसे कि अगर मैं ये कहूं क्या, ही laughs वेरी मच, ठीक है? मान लो ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही laughs वेरी मच। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन यहां पर मेन वर्ब है। क्या है वो मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या है यहां पर? लाफ। ये क्या है? ये मेन वर्ब है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, रिमेंबर, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। सो हेल्पिंग वर्ब कैन और कैन नॉट बी देयर इन द सेंटेंस। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? दो टेंस ऐसे हैं जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इन दो टेंसेज में कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना? इन दोनों टेंसेज के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है? अब जैसे यहां पर देखिए, ही लाफ्स वेरी मच, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, या प्रेजेंट डेफिनिट है। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर, देयर इज ओनली मेन वर्ब, दैट इज लाफ, सो इट इज मेन वर्ब। But if we have to make negative, we have to use what? We have to use a helping verb. अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? He does not laugh. He does not laugh very much. ठीक है ना? तो आप सभी देख सकते हैं, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, डज। क्या है ये?
हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नॉट लगाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे नॉट लगाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आ सकता। समझ गए मेरी बात को? सो टू मेक नेगेटिव्स। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या है भाई? या एक एग्जांपल और दे दूं मैं, जैसे अगर मैं कह दूं क्या है, he worked hard, he worked hard। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस? इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर? नो, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, there is only main verb, there is only main verb, so worked is basically main verb. Is there any helping verb? No. But when you have to make negative of this sentence, जब आपको नेगेटिव बनाना होगा इसका, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। मान लो इसी सेंटेंस को अगर आपको नॉट लगा कर लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताइए? He did not work hard। ठीक है, तो अब ये जो डिड है यहाँ पर, ये क्या है? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। दिस इज मेन वर्ब, लाफ इज मेन वर्ब, और ये क्या हो गया आपका? नॉट। नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एक तो टेंस बताने के लिए, ठीक है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए, सॉरी नेगेटिव बनाने के लिए, और तीसरा कार्य क्या है? क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। समझ गए ना? देखिए क्या है वो, देखिए, तो थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज टू मेक या टू फॉर्म क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई क्वेश्चन देखा है आप सभी ने? है, बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ क्या कि why he goes there, why he goes there, ठीक है, why he goes there, is there any helping verb over here in this sentence? Is there any helping verb in this sentence? क्या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है? यहाँ पर सिर्फ है मेन वर्ब। गोज है जो कि क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ना, ये आपका गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगे होने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये होना चाहिए था क्वेश्चन में। किस में होना चाहिए था? क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर सॉरी, ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगे होने का मतलब क्वेश्चन होना चाहिए। और क्वेश्चन होने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन होने का मतलब होता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो ये सेंटेंस इस वजह से रॉन्ग हो गया। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को सुधार कर लिखना होगा तो आई नीड अ हेल्पिंग वर्ब एंड दैट विल बी डज, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। सो why does he go there? ठीक है ना, ये होगा आपका सही सेंटेंस। और यहाँ पर ये जो does है, this is helping verb, और ये जो go है ये क्या है? मेन वर्ब हो गया आपका। समझ गए मेरी बात को? बहुत ही सिंपल है। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत एक तो स्टेट ऑफ टाइम बताने के लिए पड़ेगी, जो कि एक तरह का टेंस बताता है, दूसरा नेगेटिव बनाने के लिए, और तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ, जैसे मैं अगर कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैन है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेल्प है ये क्या है? ये जो है ये क्या है? ये है आपका मेन वर्ब। समझ गए मेरी बात को?
तो क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव्स बनाने के लिए और स्टेट ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। अ हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज followed by a main verb. A helping verb is always followed by a main verb. एक helping verb हमेशा किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, मेन वर्ब के द्वारा। समझ गए ना आप सभी, ये सभी एग्जांपल्स देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है और क्वेश्चन बनाना था तो गलत हो गया। या पीछे के एग्जांपल्स में आप सभी देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख लिए कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आता है, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब किस किस काम में आता है, मेरे साथ एक बार रिवाइज करके बताइए। हेल्पिंग वर्ब किस किस काम में आता है? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब टेंस बताने के काम में आता है, ठीक है ना। दूसरा नेगेटिव बनाने के काम में आता है। तीसरा क्वेश्चन बनाने के काम में आता है। क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के ये तीनों चीज़ें पॉसिबल थी? नहीं थी। बिना हेल्पिंग वर्ब के इन तीनों चीज़ों का पॉसिबल होना इम्पॉसिबल था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग अपना जो सेकेंड स्लाइड में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इज़ आपको हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब उसके बाद एक मेन वर्ब होगा। भाई इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? जब उसके बाद मेन वर्ब लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल्स में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ इज आया उसके बाद एक मेन वर्ब आया तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। यहाँ पे हैज़ आया उसके बाद एक मेन वर्ब आया तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। यहाँ पे वॉज आया उसके बाद ये मेन वर्ब आया तो वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पर इज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आया क्या? क्या माय फ्रेंड कोई हेल्पिंग वर्ब है? बताइए, क्या माय फ्रेंड कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है ना। सॉरी, क्या माय फ्रेंड कोई मेन वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इज है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज जो है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब मैं बोलता हूँ शी इज मिस कविता, तो मिस कविता कोई मेन वर्ब है क्या? यहाँ पे इज तो आया है। अगर आपको ये लग रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मिस कविता कोई मेन वर्ब है? मिस कविता तो मेन वर्ब है नहीं, वो तो एक नाउन है, समझ गए ना, वो तो वर्ब है नहीं, वर्ब हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इज यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब। उसी तरीके से जब मैं कहता हूँ दे आर फाइन, दे आर फाइन, तो आर आ गया। अगर आर आपको हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो आप ये देखिए कि फाइन कोई मेन वर्ब है क्या? फाइन कोई मेन वर्ब नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? फाइन मेन वर्ब नहीं होता तो इसका मतलब आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है वो? लिंकिंग वर्ब है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए शी बिकेम एंग्री, शी बिकेम एंग्री। अब बिकेम क्या है? बिकेम आपको लग रहा होगा ये मेन वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, इट इज द लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। अब ये मेन वर्ब क्यों नहीं है और लिंकिंग वर्ब क्यों है, उसको हम कैसे समझें? भाई ये इज, एम, आर का तो समझ में आ गया कि ठीक है इज, एम, आर जो है ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, ठीक है। कोई नाउन आया हुआ है या एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो मेन वर्ब नहीं है, वो लिंकिंग वर्ब है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तभी होते जब उनके बाद कोई मेन वर्ब आया होता, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपको ये लग रहा होगा कि बिकेम यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। उसी तरीके से आपको ये भी लग रहा होगा कि गेट यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन मैं आपको ये समझा दूं एक दूसरे एग्जांपल से। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं जैसे अगर मैं ये लिखूं ही caught quickly, he caught quickly, या caught की जगह कुछ भी लिख दो। he ate quickly, he slept quickly, he
jumped quickly, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मैं लिख दूं, ठीक है। तो यहां पर ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। और ये क्या है? क्विकली, बताइए क्विकली क्या है? शाबाश, क्विकली क्या है? इट इज एन एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब, क्विकली इज एन एडवर्ब। समझ रहे मेरी बात को? तो अब अगर उस सेंटेंस को इन दोनों सेंटेंसेस से कंपेयर करें, अगर बिकेम मेन वर्ब है, ये एंग्री क्या है? एंग्री की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये एडवर्ब है? बोलिए। नहीं, ये एडवर्ब नहीं है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव। उसी तरीके से जब मैं ये बोलता हूं माय इंग्लिश गेट्स बेटर, सो इफ गेट्स इज अ मेन वर्ब देन व्हाट इज दिस? बेटर। क्या कोई एडवर्ब है? नहीं। क्या है ये? बेटर इज एडजेक्टिव। बेटर क्या? एडजेक्टिव है। तो आई होप कि डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप सभी के। अगर मेन वर्ब होता तो आगे इसकी तरह क्या आता? एडवर्ब आता। जैसे ये सभी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव नहीं आता। मेन वर्ब के साथ क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। लिसन वेरी केयरफुली, मेन वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं आता, मेन वर्ब के साथ क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो अगर ये मेन वर्ब होते तो यहां एंग्री नहीं लिखा होता, एंग्रीली लिखा होता। क्या लिखा होता? एंग्रीली। हम ये बोलते हैं शी बिकेम एंग्रीली, इसका कोई सेंस है क्या? नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं कि अ मेन वर्ब इज फॉलोड बाय एन एडवर्ब। मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, नॉट एन एडजेक्टिव। समझ गए ना? एंग्री एडजेक्टिव है, बेटर एडजेक्टिव है। तो अगर ये मेन वर्ब होता तो यहाँ पे एंग्री नहीं लिख सकते थे हम। अगर ये मेन वर्ब होता तो यहाँ पे बेटर नहीं लिख सकते थे हम। समझ गए ना? तो इस चीज को समझ जाओ कि जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम लोग एडवर्ब लिख सकते हैं, लिखते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव नहीं लिखा जा सकता, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव्स ही सही हैं। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब्स नहीं हैं, इसका मतलब ये सभी क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स हैं। क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स। इज दैट क्लियर? तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर आपने इन एग्जाम्पल से कुछ समझा हो, लिंकिंग वर्ब्स, अगर आपने इन एग्जाम्पल से कुछ समझा हो तो मुझे थोड़ा बताइए कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। बोलिए। ओके, सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख दूं लिंकिंग वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। बी, इज, एम, आर, बीइंग, was, were, been। एक तो ये हो गए, इसके अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब हैं, जैसे feel, seem, look और get और prove। ये सभी क्या है? बिकम। ये सभी क्या है? ये सब भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये भी लिंकिंग वर्ब है और ये भी लिंकिंग वर्ब है। आप सोच रहे हो ये सभी तो मेन वर्ब है, आपके दिमाग में बात आ सकती है सभी मेन वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। क्या है? सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। टर्न, टर्न भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इट इज अ लिंकिंग वर्ब। सो देयर आर मेनी सच वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब होता क्या है इसको समझ लीजिए। ये तो हमने एग्जांपल के माध्यम से समझ लिया कि भाई ये जो है ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको हम रट मारेंगे।
लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इज, एम, आर, वाज, वर आया है, वहां पे भी इज, एम, आर, वाज, वर आया है। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसके अलावा विल, शैल, कैन, कुड। लेकिन इन सभी में से सिर्फ मैंने सारे लिखे हैं क्या वहां पे लिंकिंग वर्ब में? मैंने सारे लिखे हैं क्या लिंकिंग वर्ब में? बोलिए, मैंने सारे लिखे हैं क्या लिंकिंग वर्ब में? नहीं ना, सारे लिखे हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर की बात कर रहा हूं, जो कि बी के फॉर्म है, और बी के जो बाकी के फॉर्म बच गए, एक प्रेजेंट फॉर्म बी, उसके अलावा बीइंग जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, और बीइंग जो परफेक्ट फॉर्म शो करता है। ठीक है ना, ये और उसके अलावा ये कुछ वर्ब्स जो हो सकता है कि आपको लग रहे होंगे कि ये तो मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय द मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन और एन एडजेक्टिव। यही आया है, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए थे कहाँ गए, ये रहे। देखिए यहाँ पे इज के बाद क्या आया है? माय फ्रेंड। माय फ्रेंड क्या है? माय फ्रेंड इज अ नाउन, मिस कविता इज अ नाउन, फाइन इज एन एडजेक्टिव, एंग्री, एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है, बेटर क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए? समझे भाई? समझ लो इस बात को, बहुत जरूरी चीज है ये। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से टेंस पहचानने में भी उनको गलती होती है। जैसे जो मैंने सेंटेंस लिख दिया कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, तो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज आ गया यहाँ पे। अरे नहीं भाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, समझ गए ना? इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब इसके बाद एक मेन वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? समझ लो, बहुत जरूरी बात है ये। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब्स हो गए। ये क्या हो गया? ये हो गया लिंकिंग वर्ब। क्या हो गया ये? फिर से लिख दे रहा हूं मैं सेंटेंस, ही इज माई फ्रेंड। तो ये जो इज है ये है लिंकिंग वर्ब। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब है। और माई फ्रेंड क्या है? नाउन है। तो हम, या फिर जब मैं कहूँ ही इज फाइन, मैं कहूँ ही इज फाइन, तो ये जो इज है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब है। और ये फाइन क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम इसके बारे में और लिख सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स which show more information about the subject, जो सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे जब मैं ये बोला, क्या बोला? he is my friend, तो ये ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। my friend क्या है? my friend क्या है? ये एक नाउन है। तो ये जो my friend है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ही के बारे में, कि ही कौन? ही मेरा दोस्त है। उसी तरह से जब मैं बोलता हूँ शी इज मिस कविता, तो मिस कविता क्या है? शी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ना। या फिर दे आर फाइन, फाइन जो है दे के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। या फिर मैं बोलता हूँ शी बिकेम एंग्री, तो एंग्री किसके लिए है? शी के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी वो गुस्से में है, उसके पास जाना मत, नहीं तो डांट देगी जोर से। माई इंग्लिश गेट्स बेटर, तो ये जो है बेटर जो है ये इस इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, गेट्स के माध्यम से, कि इंग्लिश मेरी धीरे धीरे अच्छी होती जाती है। सॉरी, यहाँ पे गेट्स के बजाय इज गेटिंग लिखना चाहिए।
समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज़ को अच्छे से आप सभी समझ लीजिए। अ लिंकिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय आइदर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अ लिंकिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय आइदर एन एडजेक्टिव और अ नाउन, ठीक है, नॉट एन एडवर्ब। देखिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स विच शो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो जो भी लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है ना, जो भी लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है। या तो नाउन आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, दूसरा और कुछ नहीं आ सकता। नाउन आ सकता है तो इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। समझ गए मेरी बात को? तो ये दो चीजें आ सकती हैं लिंकिंग वर्ब्स के बाद, या तो नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है। अब ये जो भी वर्ब्स हैं, ये जो भी वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। हालांकि ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है अलग से, फील, सीम, लुक, गेट, प्रूव, बिकम, टर्न, ठीक है, टर्न, ये जो है, ये जो भी वर्ब्स हैं, ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन जब भी ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तो आगे कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा। समझ गए ना? ये कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, इस चीज को समझ लीजिए। फिर क्या आएगा? हो सकता है कोई एडवर्ब आ जाए या फिर एडवर्ब ना भी आए, लेकिन वहां पे हमें इस चीज का पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये कुछ लिंक नहीं कर रहे होंगे वहां पर। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे यहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं, क्या, he was feeling for his key, ठीक है ना। सपोज ही वॉज फीलिंग फॉर हिज की, अपनी चाबी, मान लो कहीं अंधेरा मंधेरा है, कोई अंधा व्यक्ति है, चाबी ऐसे रख दिया तो ऐसे ऐसे टच करके वो फील कर रहा होता है ना, राइट, कहाँ गई मेरी चाबी, कहाँ गया मेरा स्टिक, कहाँ गया, राइट। तो अब वहां पे फील कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। समझ गए मेरी बात कोई? क्या है ये? अबे मेन वर्ब है। हियर फीलिंग इज मेन वर्ब, इट इज मेन वर्ब एंड इट इज हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूं। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which are followed by a main verb, and helping verbs show tense, helping verbs help to make negatives, and helping verbs help to make questions, ठीक है ना। उसके अलावा linking verbs क्या होते हैं? linking verbs are verbs which show more information about the subject, ठीक है ना, more information about the subject। ये जो verbs हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? linking verbs बोलते हैं। linking verbs are not followed by a main verb, linking verbs are followed by either a noun or एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब्स के बाद या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये जो मैंने कुछ लिंकिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं, ये इनमें से कुछ लिंकिंग वर्ब्स कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन वहां पे वो आपको पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ ही वॉज फीलिंग फॉर हिज की, तो यहाँ पे फील कोई लिंक नहीं कर रहा है किसी चीज़ को। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट के बारे में कोई मोर इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है, बल्कि उसका एक्शन बता रहा है कि कर क्या रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरी चाबी कहाँ गई। समझ गए मेरी बात को? सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाइए कि यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी अभी बेसिक की वीडियोस हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवांस वीडियोस भी डाली जाएंगी, ठीक है, ताकि उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।